ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक्टिव केसेस यानी ऐसे केसेस जो या अस्पतालों में हैं या घरों पर होम आइसोलेशन में मेडिकल केयर के तहत हैं, वो केवल 3.83 लाख हैं। कुल जो मृत्यु हुई हैं वो 1,40,000 हैं और कुल जो टेस्ट हुए हैं वो 14,80,00,000 टेस्ट देश भर में हुए हैं। केस प्रति मिलियन हम देखें तो विश्व के सबसे कम केस प्रति मिलियन वाले देश में हमारी गणना होती है। 7,000 के लगभग केस प्रति मिलियन हैं और जो एक्टिव केसेस हैं वो कुल केसेस के 4% से भी कम हो गए हैं, तो 3.95% हैं। जो मृत्यु हैं वो 102 मृत्यु प्रति मिलियन हैं, ये भी विश्व में सबसे कम मृत्यु के आंकड़े हैं। और यदि आप टेस्ट पर मिलियन देखें तो वो 1,07,800 से अधिक टेस्ट प्रति मिलियन हम करते हैं। हमारे देश में केस पॉजिटिविटी लगातार घट रही है और ये 6.5% है क्यूमुलेटिव, और अगर पिछले एक सप्ताह की हम पॉजिटिविटी देखें तो वो और भी कम है, वो 3.2% है। केस फर्टिलिटी रेट, क्यूमुलेटिव केस फर्टिलिटी रेट 1.45% है और पिछले सप्ताह का केस फर्टिलिटी रेट देखें तो वो 1.3% है। विश्व के कुछ बड़े देशों से यदि हम अपनी तुलना करते हैं प्रति मिलियन केसेस के पैरामीटर पर, हमने आपको रशिया, यूके, इटली, ब्राज़ील, फ्रांस और यूएसए के आंकड़े दिखाए हैं और वहाँ केस पर मिलियन कितने हैं और हमारे देश में कितने हैं, तो आप देखेंगे कि हमसे 7 और 8 गुना ज़्यादा केसेस प्रति मिलियन अन्य देशों में हैं। अगर हम डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन देखें तो वो भी 102 है हमारे देश में और अन्य देशों में इसके 8 से 9 गुना अधिक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे चारों ओर विश्व में जो कोविड के फैलाव की स्थिति है वो चिंताजनक रूप धारण कर रही है। यूएसए में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। वहाँ 2 से अधिक दिन ऐसे आए जब नए केसेस की संख्या 2 लाख से ज़्यादा थी। एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा नए केस आए। 24 घंटे में 3,000 से ज़्यादा मृत्यु हुई। स्पेन में हम देखें तो सेकंड जो सर्ज हुआ अब वो डिक्लाइन कर रहा है। टर्की में एक बहुत बड़ा सर्ज सेकंड आ रहा है और अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं। रूस में देखें तो यहाँ भी केसेस बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम में जो दूसरा सर्ज हुआ अब वो डिक्लाइन की ओर है। फ्रांस में देखें तो मई जून के बाद फिर से केसेस बढ़े नवंबर में और अब डिक्लाइन कर रहे हैं। ब्राज़ील में फिर से बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत इसकी तुलना में हमने दिखाया है कि मिड सितंबर से, सितंबर के मध्य से हमारे यहाँ स्टेडी और कंटिन्यूअस डिक्लाइन है नए केसेस का। अब इसको ज़रा बड़े आकार में हम देखें तो 17 जुलाई को इस देश में 3,73,000 से अधिक एक्टिव केसेस थे। फिर ये बढ़ते हुए, जैसा मैंने आपको बताया, मिड सितंबर में 10 लाख से अधिक हो गए और उसके बाद लगातार घटते हुए अब पुनः 3,83,000 पर पहुँचे हैं और ये नीचे जाने का क्रम अभी जारी है। तो देश में एक्टिव केस पहली बार 4 लाख से कम हुए हैं। लेकिन जो ये एक्टिव केस हैं ये हैं कहाँ, ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं, 76,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस वहाँ हैं। केरल में दूसरे नंबर पर लगभग 60,000, 59,607। कर्नाटका में 24,700 से अधिक, वेस्ट बंगाल में 23,800 और दिल्ली में 22,486। तो ये जो राज्य हैं, ये 5 राज्य, ये देश के कुल एक्टिव केसेस जो हमने बताया पहली बार 4 लाख से कम हो गए हैं, उनका 54%, 54% of the total active cases of the country is in these 5 states.
Now we come to vaccination. So the vaccination efforts of the country are guided by the guiding principles which were laid down by the Honorable Prime Minister's address to the nation from the ramparts of the Red Fort on 15th August 2020. The Prime Minister said, "I would like to tell my countrymen that our scientists are dutifully engaged in the laboratories. They are putting in great efforts. At present, testing for 3 vaccines is in different stages in the country." This was in August. The situation is dynamic, so it has changed now. We will tell you the changes that have happened since August. Once we get a green signal from our scientists, we will launch massive production of the vaccine. We have made all the preparations. We have drawn an outline to ramp up the production of the vaccine and to make it available to each and every person in shortest possible time. This is what the Honorable Prime Minister said on 15th of August. So now let me give you a brief bird's eye view of the Indian landscape of COVID-19 vaccines. There are 8 vaccines that we would be talking about. This slide talks of 5. पहली वैक्सीन है कोविशील्ड। ये चिंपैंजी एडिनो वायरस के प्लेटफॉर्म पर आधारित है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा मैन्युफैक्चर की जा रही है। कोलैबोरेटिव जो कंपनी है वो एस्ट्राजेनिका है। फेज़ 2 और फेज़ 3 क्लब्ड क्लिनिकल ट्रायल्स की इनको अनुमति हिंदुस्तान के भारत के रेगुलेटर ने दी थी और इन्होंने इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए आवेदन दिया है। दूसरी वैक्सीन कोवैक्सिन है। ये इनएक्टिवेटेड वायरस के प्लेटफॉर्म पर है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद द्वारा निर्मित की जा रही है। इनके कोलैबोरेटर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैं। ये फेज़ 3 में वर्तमान में हैं। फेज़ 1 और फेज़ 2 ये पूरे कर चुके हैं। इन्होंने भी आवेदन दिया है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए। तीसरी वैक्सीन है ज़ाइकोव डी। ये डीएनए प्लेटफॉर्म पर आधारित वैक्सीन है। इसके निर्माता कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड अहमदाबाद हैं, जो कि ज़ाइडस कैडिला के भी नाम से जाने जाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भारत सरकार इनके कोलैबोरेटर हैं और ये वर्तमान में फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं। चौथी वैक्सीन जो विदेशी वैक्सीन है लेकिन हिंदुस्तान में जिसके निर्माण की योजना है वो स्पुतनिक वी है। ये ह्यूमन एडिनो वायरस प्लेटफॉर्म पर है। डॉक्टर रेड्डीज लैब हैदराबाद के साथ गमालिया नेशनल सेंटर रशिया का एक करार हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत वो क्लिनिकल ट्रायल भारत में करेंगे। जो 5वीं वैक्सीन है वो NVX-CoV2373 है। ये प्रोटीन सब यूनिट के प्लेटफॉर्म पर है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे इसके निर्माता होंगे। ये नोवावैक्स के साथ कोलैबोरेशन में बनाई जा रही है और इसका फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल अभी रेगुलेटर के पास विचाराधीन है। छठी वैक्सीन है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एंटीजन बेस्ड वैक्सीन। ये बायोलॉजिकल इवेंट्स लिमिटेड हैदराबाद द्वारा निर्माण की जाएगी। इनके कोलैबोरेटर हैं MIT USA। इनकी प्री क्लिनिकल एनिमल स्टडीज़ हो गई हैं। फेज़ 1 और फेज़ 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स क्लब इनको अनुमति दी है रेगुलेटर ने और इन्होंने अपना काम प्रारंभ कर दिया है क्लिनिकल ट्रायल्स का। 7वीं वैक्सीन है HGCO19। ये मैसेंजर RNA के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड वैक्सीन है। ये लगभग वही प्लेटफॉर्म है जो मॉडर्ना और फाइज़र ने अपनाया है विदेश में। इसके निर्माता जीनोवा पुणे में हैं और इनके कोलैबोरेटर HDT USA हैं। इनकी प्री क्लिनिकल एनिमल स्टडीज़ हो चुकी हैं। क्लिनिकल ट्रायल फेज़ 1 और फेज़ 2 इनको प्रारंभ करना है। 8वीं वैक्सीन है इनएक्टिवेटेड रेबीज़ वेक्टर प्लेटफॉर्म। ये रीपर्पस्ड प्लेटफॉर्म है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा और इनके कोलैबोरेटर थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी USA हैं। ये प्री क्लिनिकल स्टेजेस पर हैं, शीघ्र ही इसको पूरा करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से इन सभी वैक्सीन निर्माताओं और वैक्सीन के अनुसंधान में लगे हुए साइंटिस्ट वैज्ञानिकों से स्वयं बात की है और उनका प्रोत्साहन किया है ताकि वो इस कार्य को और अधिक तेजी से और गुणवत्ता से कर सकें।
तो अगर इसको समराइज करना हो तो 3 वैक्सीन हैं जो प्री क्लिनिकल स्टेजेस में हैं, एक वैक्सीन 6 वैक्सीन है जो क्लिनिकल ट्रायल में हैं, 9 मैं यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एक अरविंदो फार्मा की भी वैक्सीन है जिसके बारे में मैंने डिटेल आपको नहीं दिए, वो दे आर इन द इनिशियल स्टेजेस. Dr. Paul would probably give more information about that to those who would be interested in getting that information. So there are multiple vaccine candidates in different stages of development, and some of them may get licensed in the next few weeks, but we cannot foretell at this moment in time because licensing or licensure or market authorization is the domain of the national regulator. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो वैक्सीन हैं ये 2 से 3 डोज वाले वैक्सीन हैं, अधिकांश 2 डोज वाले हैं, एक वैक्सीन है जिसमें संभवतः 3 डोज होंगे और ये प्रति डोज के बीच की जो दूरी है वो 3 से 4 हफ्ते की है. Even after vaccination, COVID precautions must be taken. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, न केवल ये हम कह रहे हैं बल्कि ये WHO ने भी कहा है, CDC अटलांटा ने भी कहा है और विश्व के जो अन्य वैज्ञानिक संस्थान हैं उन्होंने भी ये बात जनसाधारण को समझाई है. वैक्सीन आने का अर्थ या वैक्सीन लग जाने का अर्थ ये नहीं है कि आप चीज़ों को असावधानी से लें, तो आपको कोविड संबंधी जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो बरतना होगा. भारत सरकार ने अभी तक तैयारी के रूप में क्या क्या किया है, अब मैं ये आपको बताना चाहूँगा. सबसे पहले अप्रैल में 14 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने एक वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन किया. इसको चेयर करते हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोफेसर विजय राघवन एंड मेंबर हेल्थ नीति आयोग डॉक्टर वी.के. पॉल. इसमें भारत सरकार के जो संबंधित मंत्रालय हैं उनकी भागीदारी है और मंत्रालयों के बाहर जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट्स हैं, उनकी भागीदारी है. इसका जो मुख्य काम है वो है कि ये गाइडेंस उपलब्ध कराए कि कैसे कोरोना वैक्सीन पर फोकस्ड रिसर्च का काम देश के भीतर हो सके और तेज गति से हो सके, उसको प्रोत्साहित किया जा सके. इसके अलावा केंद्र सरकार ने 7 अगस्त को एक अन्य मैकेनिज्म भी गठित किया जिसको नेगवैक कहते हैं, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19. इसकी अध्यक्षता मेंबर हेल्थ नीति आयोग डॉक्टर पॉल करते हैं और सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण इसके को चेयर हैं. इसमें भी भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों की भागीदारी है और 5 राज्य सरकारों की भागीदारी है जो देश के डिफरेंट रीजन्स को बताती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. आसाम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश ये इसमें भागीदार हैं. इसके अलावा इस नेगवैक में भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, डोमेन नॉलेज के लोग हैं. नेगवैक का जो मैंडेट है वो है कि पॉपुलेशन ग्रुप्स को प्रायोरिटाइज करना, प्रोक्योरमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर सरकार को परामर्श देना, वैक्सीन का चुनाव कैसे किया जाए प्रोक्योरमेंट के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसमें सरकार को रिकमेंडेशंस देना, वैक्सीन डिलीवरी कैसे की जाए और जिन लोगों को वैक्सीन दी गई उनका ट्रैकिंग मैकेनिज्म क्या हो, इसके बारे में सरकार को जानकारी देना. इसके अलावा केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के साथ लगातार एक कंसल्टेटिव प्रोसेस प्रारंभ किया है जो अभी भी चालू है, चल रहा है. ये मुख्यतः 6 बिंदुओं पर ये कंसल्टेटिव प्रोसेस है. पहला बिंदु है लाइन लिस्टिंग ऑफ प्रायोरिटाइज्ड पॉपुलेशन ग्रुप्स फॉर वैक्सीनेशन. इसका अर्थ ये है कि जो भी प्रायोरिटी पॉपुलेशन ग्रुप हैं उनके डिटेल्ड डाटाबेसेस हों जिनमें लोगों के नाम हों ताकि उनको ट्रैक किया जा सके. दूसरा है मल्टी लेवल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म. जब इस प्रकार का बड़े व्यापक पैमाने पर कोई वैक्सीनेशन प्रारंभ किया जाता है तो ये जरूरी है कि भारत सरकार के अलावा राज्य सरकार के स्तर पर, जिलों के स्तर पर और ब्लॉक्स के स्तर पर भी ऐसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हों जो इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करें, ओवरसाइट करें, सुपरविजन करें. तो मल्टी लेवल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म का इशारा उस ओर है.
तीसरा जो मुख्य बिंदु है वो है कि जो कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। चौथा है एडिशनल वैक्सीनेटर्स की व्यवस्था कैसे की जाए। पांचवा है कि जब आप इस प्रकार का बड़ा वैक्सीनेशन करते हैं तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि तरह तरह के र्यूमर और मिस इन्फॉर्मेशन समाज में फैलाए जाएं, निहित स्वार्थों से प्रेरित होकर लोग इस तरह का काम करें। इसलिए communication strategy on vaccine safety and effectiveness becomes important. So this is the fifth area of engagement with the states and the union territories. The sixth area, छठा जो बिंदु है वो है कोविन। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कोविड-19 वैक्सीनेशन की डिलीवरी को रियल टाइम पर मॉनिटर करेगा। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। तो वो कौन से सिद्धांत हैं जो इस बड़ी वैक्सीनेशन की एक्सरसाइज को गवर्न करेंगे, और ये सिद्धांत वो हैं जिन पर राज्य सरकारों और भारत सरकार की पूरी सहमति है। पहला सिद्धांत ये है कि ये पूरी एक्सरसाइज ऑर्डरली हो, स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हो, और ये ऑर्डरली और स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित हो, और ये ऐसा कार्रवाई होगी जो 1 बरस या उससे अधिक भी चल सकती है। दूसरा सिद्धांत ये है कि जो एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नो कॉम्प्रोमाइज विद एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, स्पेशली नेशनल प्रोग्राम्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। तीसरा सिद्धांत है जो सामान्य निर्वाचन होते हैं, चाहे विधानसभाओं के या लोकसभा के, उसका जो अनुभव भारत सरकार को और राज्य सरकारों को है, और जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम हर वर्ष करते हैं जिसमें लगभग 2.5 करोड़ बच्चों को हम इम्यूनाइज करते हैं, और वैसे ही कुछ करोड़ गर्भवती माताओं को इम्यूनाइज करते हैं, तो उसके अनुभव का लाभ उठाया जाए। चौथा जो स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल है वो ये है कि इस प्रकार का बड़ा व्यापक वैक्सीनेशन केवल राज्य सरकार और भारत सरकार की जिम्मेवारी नहीं हो सकता। ये पीपल्स पार्टिसिपेशन के बगैर सफलता से नहीं किया जा सकता है। इसलिए द फोर्थ strategic principle is to ensure people's participation in this entire exercise. The fifth strategic principle is कि इस पूरी कार्रवाई में विज्ञान और जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं उनके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज न किया जाए। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन साइंटिफिक एंड रेगुलेटरी नॉर्म्स एंड अदर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। किसी भी प्रकार के एक्सरसाइज में अनेकों स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, वो बनाए जा रहे हैं और राज्य सरकारों से शेयर किए जा रहे हैं। नेगवैक ने सरकार के समक्ष क्या रिकमेंडेशन रखी हैं, ये भी आज हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। इस पर अंतिम निर्णय सरकार के स्तर पर होना है। ये रिकमेंडेशंस हैं, यानी अनुशंसाएं हैं नेगवैक की, एंड द फाइनल डिसीजन इज येट टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो पहली अनुशंसा नेगवैक की है, एवरी सिंगल इंडियन हु नीड्स टू बी वैक्सीनेटेड विल बी वैक्सीनेटेड। दूसरी अनुशंसा उनकी है कि प्रायोरिटी में हेल्थ केयर वर्कर्स होने चाहिए। इसमें सरकारी क्षेत्र के और निजी क्षेत्र के अस्पतालों में और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में जो वर्कर्स हैं वो सम्मिलित हैं, और लगभग देश में हमारा मानना है कि इनकी संख्या 1 करोड़ के लगभग होगी। दूसरा, नेगवैक ने ये कहा है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसमें राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, होम गार्ड हैं, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर्स हैं, म्यूनिसिपल वर्कर्स हैं। इनकी संख्या देश भर में लगभग 2 करोड़ है। इसके बाद जो रिकमेंडेशन नेगवैक ने दी है वो है कि एज स्ट्रेटिफाइड प्रायोरिटी ग्रुप्स होने चाहिए, जिसमें उन्होंने 50 साल से ऊपर और 50 साल से नीचे के लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनका उल्लेख किया है। ये लगभग 27 करोड़ होते हैं। तो यहाँ 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहला तो ये कि ये नेगवैक की अनुशंसाएं हैं और सरकार को इन पर निर्णय लेना है। दूसरा ये कि ये सीक्वेंशियल नहीं है। जब भी ये इम्यूनाइजेशन प्रारंभ होगा तो ये साइमल्टेनियस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन।
हम ये मानते हैं कि शुरुआती दौर में पहले महीने में हो सकता है कि वैक्सीन का अराइवल सीमित हो, दूसरे, तीसरे, चौथे महीने और सब्सीक्वेंट समय में वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये एक साथ भी की जा सकती हैं वैक्सीनेशंस इन डिफरेंट प्रायोरिटी ग्रुप्स की। तो ये सीक्वेंशियल नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है। अब इस पर कार्रवाई क्या हुई है देश भर में, ये हम आपको बताना चाहेंगे। सभी राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में जो डाटाबेसेस हैं उनको कलेक्ट करने की कार्रवाई काफ़ी एडवांस स्टेजेस में है, और उन्होंने जो सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं और गैर सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनका डाटा एकत्रित कर लिया है। स्टेट्स एंड यूटीज़ हैव कलेक्टेड द डाटा फ्रॉम बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स। Presently, the task of data uploading on the CoWIN digital platform is going on. तो सभी राज्य और सभी संघ शासित क्षेत्र एकत्रित डाटा को अब इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे हैं, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको अलग अलग स्तरों पर मॉनिटर और वेरीफाई किया जा रहा है। यानी राज्यों में भी मल्टीपल लेवल्स हैं वेरिफिकेशन के, और भारत सरकार में भी मल्टीपल लेवल्स हैं वेरिफिकेशन के। मैंने जिक्र किया था, उल्लेख किया था मल्टी लेवल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म का। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि मल्टी लेवल मैकेनिज्म क्या है। राष्ट्र के स्तर पर, देश के स्तर पर नेगवैक है, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप, जिसके चेयर हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर पॉल। राज्य के स्तर पर दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक स्टेट स्टीयरिंग कमेटी है जिसकी अध्यक्षता स्टेट के चीफ सेक्रेटरी करते हैं, राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट स्टीयरिंग कमेटी है। इसका काम है अनेक विभागों के बीच में समन्वय स्थापित करना, क्योंकि ये मल्टी स्टेक होल्डर एक्सरसाइज है, मल्टी डिपार्टमेंटल एक्सरसाइज है। वैसे ही एक स्टेट टास्क फोर्स है जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, यानी उस राज्य के जो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो चेयर कर रहे हैं। इनका काम एक्चुअल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है, यानी कोऑर्डिनेशन का काम मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी कर रही है, और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का काम और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम स्टेट टास्क फोर्स कर रही है। स्टेट में एक स्टेट कंट्रोल रूम की भी स्थापना की जा रही है जो 24/7 काम करेगा जब एक बार वैक्सीनेशन प्रारंभ हो जाता है। जिला के लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है जिसकी अध्यक्षता जिला के कलेक्टर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स वुड बी चेयरिंग दिस डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स। वैसे ही जो बड़े म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे, इस पर चेन्नई, कोलकाता, वहाँ अर्बन टास्क फोर्स हैं जो कि म्यूनिसिपल कमिश्नर चेयर कर रहे हैं, और जिले का एक अपना कंट्रोल रूम होगा। देयर वुड बी अ डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम विच विल अगेन फंक्शन 24/7। ब्लॉक के लेवल पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस इन आवर कंट्री इज द फल्क्रम ऑफ डिलीवरी ऑफ मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम्स। कई बार जब हम इस तरह की चर्चा करते हैं तो हम ब्लॉक ऑफिस को पर्याप्त महत्वपूर्ण या महत्ता नहीं देते हैं। इसलिए हमने एक ब्लॉक टास्क फोर्स का भी गठन किया है और राज्यों को ये अधिकार दिया है कि राज्य की स्थिति के अनुसार इस ब्लॉक टास्क फोर्स को या तो एसडीएम चेयर करें, या तहसीलदार चेयर करें, या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर चेयर करें, और ब्लॉक का भी एक कंट्रोल रूम होगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखित दिशा निर्देश जारी किए हैं कि इन सारे मैकेनिज्म्स के टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, उनकी मैंडेट क्या है, वो क्या काम करेंगे। तो इसके बारे में सबको स्पष्टता हो, इसके लिए ये लिखित दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अब इसमें हुआ क्या है, सभी राज्यों ने इन सारे मैकेनिज्म्स का गठन कर लिया है। इनकी बैठकें भी शुरू हो गई हैं। जहां ये मीटिंग्स नहीं हुई हैं वहां स्टेट लेवल की जो मीटिंग्स हैं वो आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं आज तक हो जाएंगी। जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग्स हैं जहां नहीं हुई हैं वो 12 दिसंबर तक हो जाएंगी, और उसके बाद फिर लगातार चलती रहेंगी। दीज आर नॉट वन ऑफ interventions. So these bodies will be meeting regularly. ये जो व्यवस्थाएं हैं ये नियमित रूप से बैठक करेंगी। वैसे ही ब्लॉक टास्क फोर्स की जो पहली मीटिंग है वो 15 दिसंबर तक हो जाएगी और उसके बाद फिर वो मीटिंग करते रहेंगे। So that brings me to the cold chain infrastructure augmentation. हम सब जानते हैं कि जो वैक्सीन हैं ये टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं
और इनकी आवश्यकता होती है कि इनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर स्टोर किया जाए। देश में जो वर्तमान में प्रेजेंट कोल्ड चेन सिस्टम है उसमें 85,634 इक्विपमेंट्स हैं। जब हम इक्विपमेंट कहते हैं तो इसमें वॉक इन कूलर्स हैं, वॉक इन रेफ्रिजरेटर्स हैं, डीप फ्रीजर्स हैं, देन देर आर पैसिव डिवाइसेस which do not require electricity like ice boxes, so on and so forth. There are reefer trucks for transportation of vaccine. तो ऐसे 85,634 इक्विपमेंट देश में अभी मौजूद हैं जो फंक्शनल हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा लगभग 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, 28,947। जब हम कोल्ड चेन पॉइंट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये वो जगह हैं जहां आप वैक्सीन को और सिरिंजेस को स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो करंट कोल्ड चेन है ये केपेबल है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अतिरिक्त एडिशनल क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन स्टोर कर सके, जिसकी ज़रूरत पहले 3 करोड़ लोगों को होगी। इसको ऑगमेंट कैसे कर रहे हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि वॉक इन कूलर्स, वॉक इन फ्रीजर्स, डीप फ्रीजर्स, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स, इस तरह की जो भी अतिरिक्त आवश्यकता राज्यों की है उसका हमने आकलन कर लिया है। वी हैव ऑलरेडी एस्टिमेटेड द नीड फॉर एडिशनल इक्विपमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटीज, एंड वी आर इन द प्रोसेस of procuring and supplying them, and the first supply of such additional equipment would start from 10th of December. अब वैक्सीनेटर्स की बात करते हैं। वर्तमान में देश में 2,40,000 के लगभग 2.39 लाख वैक्सीनेटर्स हैं। ये ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स हैं। दीज आर ट्रेन्ड वैक्सीनेटर्स अक्रॉस द कंट्री, और इनका उपयोग हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में करते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले आपको निवेदन किया था कि हमारा उद्देश्य ये है कि जब हम कोविड वैक्सीनेशन करें तो जो सामान्य वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है, जो बच्चों का होता है, प्रेग्नेंट महिलाओं का होता है, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए हम इन पूरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसमें से केवल 1,54,000 ANMs को कोविड वैक्सीनेशन में प्रयोग में लाएंगे। बाकी सब लोग रूटीन इम्यूनाइजेशन का कार्य पहले की तरह करते रहेंगे। So therefore, COVID-19 vaccination drive will have minimal impact on routine health services, including routine immunization. Incidentally, आप लोगों की जानकारी के लिए हम अपने देश में 11 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ेस के लिए इम्यूनाइजेशन करते हैं, और 2 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ेस हैं जिनके लिए कुछ राज्यों में इम्यूनाइजेशन करते हैं। तो इस प्रकार आज भी हम 13 तरह की वैक्सीन देश में करोड़ों बच्चों और करोड़ों गर्भवती महिलाओं को देते हैं। उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जब हम कोविड वैक्सीनेशन करेंगे। तो जो अतिरिक्त वैक्सीनेटर्स हैं उनका इंतज़ाम हम राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रिपेयर्डनेस की। एडिशनल प्रोक्योरमेंट फॉर सिरिंजेस एंड नीडल्स, इसका भी आकलन कर लिया गया है, ये भी ऑन ट्रैक है। इम्प्लीमेंटेशन के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो हमने राज्यों से शेयर कर लिए हैं, फाइनल स्टेजेस में हैं, उनके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, उसके बाद हम उनको फाइनल करेंगे। ट्रेनिंग मटेरियल्स, ये सब डिजिटल ट्रेनिंग कंटेंट है, इसको भी फाइनल किया जा रहा है। और डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन प्लान हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर आने वाले दिनों में बताएंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। दैट ब्रिंग्स मी टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म टू ट्रैक वैक्सीनेशन। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है कोविन, COWIN। इसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको आप वैक्सीन डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फ्री डाउनलोड लोग कर पाएंगे। इसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन की सुविधा है। यदि मैं वैक्सीनेशन के लिए अपने को रजिस्टर करना चाहता हूं तो मैं इस मोबाइल ऐप पर अपने को रजिस्टर कर पाऊंगा। फिर जहां जहां कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, प्रत्येक कोल्ड चेन पॉइंट पर एक टेम्परेचर लॉगर है। ये टेम्परेचर लॉगर उस कोल्ड चेन पॉइंट में क्या टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करता है, और ये रियल टाइम बेसिस पर सेंट्रल सर्वर में ये इंफॉर्मेशन भेजता है कि किसी भी
कोल्ड चेन पॉइंट पर, जो देश के किसी भी हिस्से में हो सकता है, नागालैंड में हो सकता है, केरला में हो सकता है, गुजरात में हो सकता है या उत्तराखंड में हो सकता है, वहाँ क्या टेम्परेचर है, क्या बिजली चली गई है वहाँ, इस तरह की जानकारी इससे रियल टाइम बेसिस पर आती है। एक डैशबोर्ड भी है कोविन का, जो कि आपको ये दिखाता है, अगर आप इस प्रोग्राम को मैनेज कर रहे हैं ब्लॉक के लेवल पर या जिले के लेवल पर या राज्य के लेवल पर, तो उस समय की स्थिति क्या है। कोविन बेनिफिशियरी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो है वो बेनिफिशियरी की ट्रैकिंग, वैक्सीनेशन सेशन की प्लानिंग और मैनेजमेंट को देखता है। अब मैं बेनिफिशियरी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, जो इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में आप वैक्सीनेशन सेशन क्रिएट कर सकते हैं। एक दिन में एक ब्लॉक में या एक राज्य में कितने वैक्सीनेशन सेशन होंगे, किन जगहों पर होंगे, कितने बजे से कितने बजे होंगे, उसमें कितने लोग आएंगे, उसमें कौन वैक्सीनेटर होगा, ये सारी जो जानकारी है ये एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल से तैयार की जा सकती है। फिर एक रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है, जैसा मैंने आपको बताया कि लोग चाहें, जिनके पास मोबाइल फ़ोन है या कॉमन सर्विस सेंटर, आजकल हर पंचायत के स्तर पर और कई जगह तो एक पंचायत में अनेकों कॉमन सर्विस सेंटर हैं जहां इंटरनेट की सुविधा है, वहां आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बल्क अपलोड ऑफ डाटा कर सकते हैं फ्रॉम एनी अदर एग्जिस्टिंग डाटाबेस। सपोज देयर इज अ डाटाबेस ऑफ कोमॉर्बिड पीपल and there is another database of beneficiaries of CoWIN. So this database through API or through some other means can do bulk upload of the CoWIN beneficiary management platform. Similarly, registration by surveyor. सर्वेयर की संकल्पना जिन लोगों ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को नज़दीक से देखा होगा वो अवगत होंगे। ये बेनिफिशरीज़ को देखते हैं और ये वैक्सीनेटर्स को देखते हैं। वैसे ही एक वैक्सीनेशन मॉड्यूल है जिसमें बेनिफिशियरी डिटेल्स को वेरीफाई किया जा सकता है, और किसी व्यक्ति को एक डोज मिली और उसको 28 दिन बाद दूसरी डोज मिलनी है, डिपेंडिंग ऑन द वैक्सीन दैट वी आर यूजिंग, या 21 दिन बाद दूसरी डोज मिलनी है, क्या उसको दोनों डोज मिल गई हैं, ये सारी चीज़ें वैक्सीनेशन स्टेटस ये वैक्सीनेशन मॉड्यूल ट्रैक करता है। बेनिफिशियरी एक्नॉलेजमेंट, बेनिफिशियरी को एक SMS अलर्ट मिलता है जब वो सेल्फ रजिस्टर हो जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें एक QR कोड होता है, और बेनिफिशियरी को ये सुविधा होगी कि वो चाहे तो इसको अपने मोबाइल पर रखे, चाहे तो उसका प्रिंट आउट ले ले, चाहे तो उसको डिजी लॉकर में रखे। डिजी लॉकर इंसिडेंटली इज अगेन अ फ्री फैसिलिटी दैट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू ऑल द बेनिफिशरीज ऑफ कोविन। देन देर इज अ रिपोर्टिंग मॉड्यूल जिसमें कोविन डैशबोर्ड है, कवरेज और ड्रॉप आउट रिपोर्ट्स हैं। जरूरी नहीं है कि हर वैक्सीन सेशन में वो सारे लोग आ जाएं जिनको आपने आमंत्रित किया है वैक्सीनेट होने के लिए, तो यू नीड टू ट्रैक द ड्रॉप आउट्स ऑल्सो, because they have to be vaccinated in case they want to be vaccinated, because this whole exercise at the end of the day is a voluntary exercise. Sessions planned versus sessions held report, this is also important. आपने एक दिन एक ब्लॉक में या एक जिले में या एक राज्य में कितने सेशन प्लान किए, उसके अगेंस्ट आप कितने कर पाए, यानी जितने आप नहीं कर पाए वो अगले दिन के काम में आपके जुड़ जाएंगे, तो वो भी मॉनिटर होना चाहिए, तो ये उसकी भी मॉनिटरिंग करता है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय लास्ट स्लाइड। आई एम सॉरी आई टुक अ लॉन्ग टाइम बिकॉज देयर वाज अ नीड टू टेल पीपल अबाउट व्हाट द यूनियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के बारे में एक ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव और सस्टेन्ड कम्युनिकेशन किया जाए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। गुड कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन ऑफ पीपल इज़ क्रूशियल। ये बीमारी नहीं है, ये वैक्सीन नया है, इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को समय पर ठीक जानकारी दी जाए, उसमें आपकी भी बहुत बड़ी भागीदारी है। इम्प्लीमेंटेशन प्लान हैज़ टू बी एक्सप्लेन्ड। लोगों को पर्याप्त समय पूर्व ये जानकारी होनी चाहिए कि ये वैक्सीनेशन का प्लान क्या है, कितने सेशन होने वाले हैं, कहाँ होने वाले हैं, एक दिन कितने लोगों को टीका लगेगा, इस प्रकार की बातें। Prepare people to accept some adverse effects as happen with all vaccines. आज भी जब हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करते हैं जिसमें कि दशकों से
हम वही टीके लगा रहे हैं, बीसीजी, टिटेनस टॉक्साइड, पोलियो ड्रॉप्स, वहाँ भी आज इतने बरसों के बाद भी एडवर्स इवेंट होते हैं। तो इसलिए लोगों को बताना जरूरी है कि किसी भी वैक्सीनेशन में एडवर्स इवेंट्स होंगे, लेकिन उनसे निपटने के लिए सरकार की क्या योजना है। तो चैलेंजेस क्या हैं इस प्रकार के कम्युनिकेशन में जो भारत सरकार, राज्य सरकार और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस दौरान डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाए जाएं, शंकाएं व्यक्त की जाएं, एंटी वैक्सीन लॉबी भी कार्य करे, कुछ इस प्रकार की भी अफवाहें फैलें कि गुणवत्ता वैक्सीन की प्रश्न चिन्ह है, उसकी जो सेफ्टी है या सुरक्षा है उस पर प्रश्न चिन्ह है, उसका जो प्रभावीपन है, एफिकेसी, उस पर प्रश्न चिन्ह है। तो ये आवश्यक है कि तत्काल इन सब चीज़ों के बारे में सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचाई जाए। तो ये मेरी अंतिम स्लाइड थी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेंबर हेल्थ नीति आयोग से सर इनिशियल रिमार्क्स, देन वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। धन्यवाद सेक्रेटरी सर। आज डिटेल चर्चा वैक्सीन स्ट्रैटेजी पे हुई है, लेकिन ये भी नोटेबल बात है जो कि पहले सेगमेंट में डिस्कस किया गया कि देश में पैंडेमिक की सिचुएशन स्टेबलाइज हुई है, एक्टिव केसेस कम हुए हैं, न्यू केसेस कम हुए हैं और एक क्लियर कट डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। और आज हम दिल्ली में भी बैठे हैं तो दिल्ली में जो एक सिचुएशन बनी थी, कंसर्न की सिचुएशन, एंग्जाइटी की सिचुएशन, वो भी सेटल होती हुई दिखाई देती है। तो एक स्टेबलाइज होना है, हुआ है, सेटिस्फैक्ट्री बात है, ये एक अच्छी खबर है और अच्छी सच्चाई है। लेकिन हमें याद रहना चाहिए कि ये वायरस बहुत मिस्चीवियस है, पीक्स आती हैं, फिर दोबारा ठीक होती हैं, फिर और आती हैं, ये हम देख रहे हैं। और जैसा कि दर्शाया गया, बहुत सारे देशों में एक भयानक स्थिति उत्पन्न हो रखी है। इसके बावजूद कि वहाँ मौका था तैयारी का, तैयारी उन्होंने करी भी बहुत, लेकिन जैसे परिस्थिति बदली वो उस सिचुएशन में है जो कि पहली जो फेज़ थी उससे भी भयानक है। तो ये कहना कि ऐसा यहाँ नहीं होगा हमारे देश में, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। इसलिए हमें पूरी चौकसी बरतनी है। हमें अपना जो पूरा जोर लगाया हुआ है देश ने, उसमें कोई भी ढील नहीं होनी है। और इसलिए जो भी हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आप को बचाएं, हम 2 गज की दूरी रखें, हम मास्क पहनें, हम हैंड हाइजीन का ख्याल रखें, हम अपने बुजुर्गों को बचाएं, हम आरोग्य सेतु को अपनाएं। और अगर हम में सिम्टम हैं तो अपनी जांच कराएं। और अगर मैं उस व्यक्ति से मिला हूं जो कि टेस्ट में पॉजिटिव निकला, केस बना, तो फिर मैं अपने आप को अलग रखूं, कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखूं। ये मेरी ड्यूटी है क्योंकि मैं एक कॉन्टैक्ट हूं। तो इसमें कोई भी कमी नहीं लाई जा सकती, बिल्कुल। और इसी तरह से जो जिम्मेवारी है सरकार की, टेस्टिंग को इंश्योर करना, टेस्टिंग में और गुणवत्ता लगाना, टेस्ट की जो वैरायटी है वो अब नए टेस्ट हमारे सामने आ रहे हैं, उनको सिस्टमेटिकली प्रस्तुत करना, इस्तेमाल करना, और टेस्ट का जल्दी रिजल्ट मिले उसके ऊपर एक्शन हो, ये संभव करना हमारा दूसरा पिलर है। और तीसरा पिलर है कि हमें कंटेन करना, कंटेनमेंट जोन बनाने और वहाँ पे पूरा जांच करना, हाउस टू हाउस जाना, ये हमारा तीसरा पिलर है। और चौथा पिलर है कि अगर एक व्यक्ति पॉजिटिव है तो उसकी देख रेख करना, उसको अलग रखना। एक चीज़ है आइसोलेट करना, लेकिन उसको ज़रूरत पड़ती है तो अस्पताल पहुँचाना, एम्बुलेंस देना, आईसीयू की ज़रूरत पड़े तो आईसीयू देना, ऑक्सीजन प्रदान करना, सपोर्ट करना उसको भी और उसकी फैमिली को। ये हमारे 4 पिलर हैं। आज तक हम इन्हीं 4 पिलर से यहाँ तक पहुँचे हैं और देश ने ये करके दिखाया है। लीडरशिप हमारे देश की उन्होंने करके हमें दिखाया है, संभव किया है। आज इसमें जो हमारा 5th पिलर है पैंडेमिक कंट्रोल का, जो कि वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन है, उसको लेते हुए एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस आज हम आपके सामने लेके आए हैं। एक तो कॉन्टेक्स्ट अब ये हो गया है कि कम से कम 3 वैक्सीन जो हैं वो रेगुलेटर के पास हैं
कि उनके ऊपर वो फैसला करे। 3 वैक्सीन्स आर अंडर कंसिडरेशन ऑफ द रेगुलेटर फॉर लाइसेंसिंग। दे आर different origin, they are somewhat in different phases, but there is a very active consideration going on, and there is a hope that an early licensure is possible in respect of all of them or any one of them. This is a great development. ये context हमारा आज एक उम्मीद देता है हमें कि यहाँ तक पहुँच गया है देश भी और साइंस भी, और ये बहुत एक सेटिस्फैक्शन की बात है। और दूसरी बात यह है कि हमने आपके सामने आज प्रस्तुत किया कि जिस तैयारी की बात हम करते थे कि सरकार तैयारी लगी हुई है डिफरेंट सिनेरियोज को लेके अपनी वैक्सीन को इम्प्लीमेंट करने की, वैक्सीन डेवलपमेंट की एक तरफ, और भी वैक्सीन है हमारी पाइपलाइन है, ये भी आपके सामने प्रस्तुत किया गया कि जितने आज सामने आए हैं उसके अलावा भी हमारी इतनी अच्छी पाइपलाइन चली हुई है कि और वैक्सीन भी आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो एक ग्राउंड लेवल पर तैयारी होनी चाहिए उसका भी आपको एक ब्रीफिंग आपको दी गई है, और वो भी मैं समझूंगा कि आप अप्रिशिएट करेंगे कि उस डायरेक्शन में डीप एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव preparedness has been instituted by the country, and we are working very closely with state governments. And now that today it will be known to all of you, all of us, इसमें जो आपके सुझाव हैं, जो आपके इसमें कमेंट हैं, उनको हम सराखों पे लेंगे और उसको हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये तो सबके साथ मिलके होना है। पीपल्स मूवमेंट है, ये एक जन आंदोलन है, और इसमें इतनी बड़ी बात कभी हुई नहीं है। सबसे बड़ा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होगा दुनिया का, कभी भी हुआ हो, जिस तरह से ये सामने आ रहा है। तो इसमें जो भी सजेशंस होंगे, सुझाव होंगे, प्लीज़ वो हम आगे लाइए। लेकिन कुछ बातों का हमें ख्याल रखना है। सबसे पहली बात है कि जो साइंस फैसला करे, रेगुलेटर फैसला करे और वो चिन्हित करे कि ये वैक्सीन अब सही है, मिल सकता है, प्लीज हैव फेथ। डाउट क्रिएट नहीं होने चाहिए जब हमारा रेगुलेटर, हमारे साइंस इंस्टीट्यूशंस जिनकी दुनिया में साख है और दुनिया मानती है, वहाँ जो फैसले होंगे, हमारा नेशनल टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप है एनटैगी, मैं एनएगवैक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि पिछले जितने भी हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हुए उसमें उन्होंने हमें गाइड किया कि साइंस ये कहती है आप ऐसे करिए, फील्ड में जाएंगे, आपने ये चीज़ें देखनी है, जो प्रैक्टिकल इतना एक्सपीरियंस है। तो ऐसी जो टेक्निकल बॉडीज़ हैं, हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, DST है, CSIR है, जब वहाँ से बातें चिन्हित होकर सामने आए तो मैं विनती करूँगा कि आप प्लीज़ हैव फेथ इन योर इंस्टीट्यूशंस, डोंट succumb to contrary opinions, fake news, come back to us, we will clarify. तो जो आगे प्रोसेस होगा उसमें लोग डाउट भी पैदा करेंगे, लेकिन हमने अपने इंस्टीट्यूशन से जो सच्चाई उभर के आएगी हमें उसमें फेथ रखना है। और इसमें आपकी भूमिका बहुत ज़्यादा है कि इन र्यूमर्स को, ऐसी र्यूमर्स को आगे नहीं लाया जाए, और जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, सच्चाई पे आधारित ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, फॉर विच वी आर अकाउंटेबल, उसको आप उभारिए और उसको आगे लेके जाइए। क्योंकि हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम सबका और देश की प्रतिष्ठा का नुकसान है, हमारा नुकसान है। और ये जो हमारी पेंडेमिक के अगेंस्ट लड़ाई है SARS-CoV-2 की, उसमें हमें कमज़ोरी आती है। और वो सर ने सबसे बाद में इसीलिए वो स्लाइड सबके सामने रखी है कि इसमें हमें एकजुट होना है, एक राय बनानी है। और हमें इसमें इतने हम फॉर्चुनेट हैं अपने देश में कि हमारे पास अपनी ही कैपेसिटी इतनी वैक्सीन बनाने की है कि हम अपने देश को संभाल सकते हैं और हम दुनिया को भी प्रदान करेंगे वैक्सीन। तो इतनी स्ट्रेंथ होते हुए ये मौका है अपने देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का, अपनी टेक्नोलॉजी का, अपने स्टैंडर्ड्स का, अपने प्रोडक्ट्स का, आत्मनिर्भरता के जो एग्जाम्पल हमारे सामने आता है, मेक इन इंडिया का एग्जाम्पल सामने आता है, उसको हम उद्धृत करें, उसको हम कमी नहीं लाएं, उसको हम वीक नहीं करें, और हम सब इसमें इकट्ठे हैं। तो एक ये महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ रिमेंबर द सिचुएशन इज़ डायनेमिक। अभी लाइसेंसर की बात है, सप्लाईज की बात है, कुछ
प्रोडक्ट्स की फेज 3 अभी भी चलता रहेगा क्योंकि इमरजेंसी ऑथराइजेशन की ही बात अभी तक चल रही है। तो एक डायनेमिक सिचुएशन है, कितना नंबर अवेलेबल हो जाएगा, किस तरह से वो हम उसको यूज कर सकते हैं, एग्जैक्ट कॉस्टिंग क्या होगी, कई ऐसे सवाल हैं जो कि डायनेमिक सिचुएशन होने की वजह से बदल भी सकते हैं, रिफाइन भी हो सकते हैं। लेकिन देश का जो इंटरेस्ट है, लाइव्स बचाने का जो इंटरेस्ट है, पेंडेमिक को कंट्रोल का जो इंटरेस्ट है, और जो प्रिंसिपल्स राजेश जी ने आपके सामने दिखाए हैं, उनको आप होल्ड करते हुए हम आगे चलेंगे और ये इंफॉर्मेशन आपके सामने आती जाएगी और तेजी से आएगी, क्योंकि अब उस हम सिचुएशन में हैं जबकि बातें इस बारे में बहुत तेजी से आपके सामने आएंगी। तो रिमेंबर दैट देयर इज अ डायनेमिक सिचुएशन। कुछ चीज़ें जो आज कही गई हैं थोड़ा सा नुआंसिंग उसमें हो सकती है, कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, कुछ सिचुएशन बदलती है, उसके मुताबिक आपके सामने हम अपना जो राय बन रही है, सोच बन रही है, उसको सामने आपको प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा, वो मेरा सेकंड लास्ट पॉइंट है कि एक विजन सेट कर दिया गया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और उन्होंने भी कुछ बातें जो कही गई थी उन्होंने खुद भी कही हैं। एक विजन सेट किया गया कि अगर हमारे पास वैक्सीन रीजनेबल सप्लाई में आता है तो हम अपने कौन से पॉपुलेशन ग्रुप्स को, किन जनों को, किन समूहों को हम प्रायोरिटाइज करेंगे, ये एक सामने रख दिया गया है। और मैं एक एम्फसाइज करना चाहूँगा कि इसमें 2 प्रिंसिपल्स लिए गए हैं। पहला प्रिंसिपल ये लिया गया है कि जो हमारे स्वास्थ्य सिस्टम है और एपिडेमिक पेंडेमिक कंट्रोल करने का जो हमारा सिस्टम है, दम है, जोर, उसको सुदृढ़ किया जाए कि वो कमज़ोर ना हो, क्योंकि प्रोटेक्शन मिलेगी तो हम ज़्यादा सुदृढ़ होते हैं। तो उसको और पक्का किया गया है कि उनमें ऐसे संक्रमण अभी भी फैले बड़े तौर पे अगर, तो नुकसान ना हो जाए, हमारा ये जो फ्रंट लाइन है ये वीक नहीं होनी चाहिए। ये पहला प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल दुनिया मानती है। और दूसरा प्रिंसिपल है कि हम उन समूहों की बात करें जिनमें मोर्टेलिटी इज हाई, एक्सेस मोर्टेलिटी। हम ये जानते हैं कि 50 साल के उम्र के ऊपर ही जो सारी डेथ होती हैं उसका 80% नंबर जो है, प्रोपोर्शन जो है, वो मोर देन 50% में होता है। हाँ, आप ये भी जानते हैं जब डेथ होती है तो उन डेथ्स में 70% लोगों में कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी होती है। तो वो प्रिंसिपल इसमें रिफ्लेक्टेड है, दीज आर साइंटिफिक प्रिंसिपल। उन्हीं के इनको लेते हुए एक सामने एक विजन प्रस्तुत किया गया है। एक मौका ऐसा जरूर आएगा कि इतने वैक्सीन होंगे कि जिसको भी एकदम से मिलना चाहिए, कम जरूरत भी हो तो मिल जाएगा। लेकिन जब तक वो नहीं होता कुछ महीनों तक, तो फिर प्रायोरिटाइज किया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है कि जिनकी मोर्टेलिटी हो सकती है पहले उन तक पहुंचे, मौतें नहीं होनी चाहिए, जिंदगी बचनी चाहिए। तो इन प्रिंसिपल्स को लेते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और लास्ट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रिकॉशंस की बात हमारी तरफ से, वो कोई भी ढील नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन इज वन ऑफ द 5 tools and there will be no let up on our other endeavors, our precautions, and also health systems response to control pandemic on a holistic level, because अब ये मौका जो पेंडेमिक को डिक्लाइन करने का हमारे पास आया है, तो हम इसको इतना दबाएं अब कि बिल्कुल नीचे तक जाए और फिर ये कोई दूसरी पीक लेके जो है वायरस ऊपर नहीं आए। हम वायरस को अब चेज कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एज अ नेशन अब हमें वायरस चेज कभी ना करे, ये हमने संभव करके दिखाना है। और आज दोनों ही तरह से बहुत तसल्ली की और मैं कहूँगा उम्मीदवारी की बात आती है, ऑप्टिमिज्म आज रिफ्लेक्ट हुआ है। इसी भावना के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूं और डॉक्टर भार्गव आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। 28 Sir, would you please explain to us, in the absence of there being watertight emergency use authorization laws in our country, what are the steps that the government and the drug regulators would be taking to expedite those who have applied for the emergency use authorization, and how much time would it take? Okay, so your question has 2 parts. I'll give you some preliminary information and then probably Dr. Bhargav can supplement me. The first fact that we must appreciate is that not all countries' regulatory framework
or the set of rules and acts that they have make mention of the phrase emergency use authorization. So simply the fact that this phrase is not used in the national regulatory framework of any country does not mean that that specific country does not have an enabling provision to accord a approval which is early and which is distinct from a regular market approval. So that is fact number one. Fact number two, India's regulatory framework has a specific, I am again repeating, has a specific provision for grant of emergency use authorization, although this phrase is not used. So what is that specific legal framework? It is the New Drugs and Clinical Trial Rules 2019, and it clearly specifies that under specific special situations which are mentioned in that rule, relaxation, abbreviation, omission or deferment of data, including local clinical trial data, may be considered for approval. This is our law. Similarly, other countries also have a law. Second part of your question, timelines. This is a question which should be addressed to the national regulator. It is in national regulator's domain, and as the Union Ministry of Health, we refrain from interfering in the domain of the regulator. Dr. Bhargav, would you want to give an overview of other countries? I think the most important point is that our National Regulatory Authority, or the NRA, is really respected the world over as being one of the most robust organizations, following all scientific processes and all timelines as well. Now, if you look at various countries, and they have used synonymous phrases for different approval processes. You can call it, in the USA, they call it an expanded access program, special access scheme in Australia, temporary use authorization in France, hardship case program in Germany, uso compassionevole Italy, temporary use authorization in Spain, earlier access to medical scheme in the United Kingdom, compassionate care in Israel, special access program in Canada. So that was the Union Home Ministry's briefing today on what the government is doing in terms of containing the coronavirus, the action taken,